friction is called limiting friction. ठीक है, is called limiting friction. हो गया. The maximum value of the static friction is called the limiting friction. चलो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कितनी हो सकती है. बात समझ में? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? चलो हाँ चलो यहां पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इस पे लेट सपोज करो एक फोर्स लगा दिया हमने, बस में इस पे एक फोर्स लगाया. स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कब? जब मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा. अगर एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई नहीं करूंगा तो क्या होगा? जीरो. चलो यहाँ पे एक फोर्स लगाया तो इसको तो भूल जाओ. अब स्टैटिक इसकी मैक्सिमम इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? ठीक है, तो जो अगर मैं बात करूं ये जो ब्लॉक है इस टेबल को किसे दबाएगा? नीचे mg से. यानी इस ब्लॉक पे अर्थ, इस ब्लॉक को अर्थ किससे खींच रहा होगा? mg से. जिस फोर्स से अर्थ को ये इस ब्लॉक को अर्थ खींच रहा होगा उसी फोर्स से क्या करेगा? ये ब्लॉक क्या करेगा? टेबल को दबाएगा. यानी देखो अभी जो ब्लॉक पे है एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? mg. ठीक है ना, और mg लग रहा है. अब ब्लॉक ने क्या किया? टेबल को mg से दबाना शुरू कर दिया. तो अब ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लगेगा, कौन सा? टेबल से ऊपर. टेबल एक उसको वो करेगा ना. अगर ये टेबल को दबाएगा, mg से दबाएगा, तो टेबल भी तो एक्शन का रिएक्शन, ये भी क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ देगा. ठीक है ना, ऊपर की तरफ दबाएगा. कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर होता है इसको मैं नॉर्मल फोर्स करता हूं और इसको मैं आर से डिनोट करूंगा. किससे डिनोट करूंगा मैं? आर से. ठीक है, अब यहां पे देखो, अब ये जो ब्लॉक है ये सेम कैसे है? सेम सिनेरियो. ये जो ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, कौन सा? mg. तो उस mg फोर्स से ही ये क्या करेगा? इस टेबल को दबाएगा. और जब इस टेबल को mg फोर्स से दबाएगा तो उसके एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, रिएक्शन आर. और कुल मिलाकर क्या ये ब्लॉक कहीं इसमें कुछ एक्सेलरेशन वगैरह है क्या? ये ब्लॉक कहीं मूव कर रहा है क्या? तो इसमें नेट फोर्स कितना है? जीरो. नेट फोर्स कितना है? जीरो. थोड़ा सा मैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ का थोड़ा सा हम लोग सेकंड लॉ से बनाते हैं. यानी अगर मैं एक इक्वेशन लिखना चाहूँ यहाँ पे, नीचे वाले को मैं प्लस ले लूँ, ऊपर वाले को, चलो ऊपर वाले को मैंने ले लिया प्लस, आर माइनस mg. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है किस वाई डायरेक्शन में, आर माइनस mg इक्वल टू किसके बराबर? नहीं, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन. ये हुआ ना, नेट फोर्स इक्वल टू किसके बराबर? एफ नेट आपका किसके बराबर? एम ए. ये पढ़ा था ना हमने. तो एफ नेट इक्वल टू क्या? एम ए. तो आर माइनस mg इक्वल टू क्या? एम ए. और आर माइनस mg, m क्या? मास तो m ही रहेगा. और ए क्या? जीरो. एक्सेलरेशन क्या है? जीरो हो गया. एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया. तो यानी यहां पे आपका r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा. बस मेरा r इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका mg हो जाएगा. जरूरी नहीं कि हमेशा जो नॉर्मल फोर्स हो क्या हो?
एम जी ही हो। अभी अरे हमने इंक्लाइन प्लेन का तो देखा ही था ना, क्या था उस समय, एम जी कॉस एम जी साइन थीटा था, नहीं एम जी हाँ कॉस थीटा था, ठीक है नॉर्मल डिक्शन। तो चलो ये हो गया। तो ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या नॉर्मल रिएक्शन। मतलब इस ब्लॉक पे क्या कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसके डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहां पे एक मिनट, फ्रिक्शन में स्टैटिक्स कर रहा हूं, ठीक है फ्रिक्शन में एफ से लिखूंगा, मैं स्मॉल एफ से लिखूंगा, फ्रिक्शन को मैं लिखूंगा स्मॉल एफ से और ये स्टैटिक्स कर दूंगा एफ एस, ठीक है। स्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके नॉर्मल रिएक्शन के। और प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहां से एक कांस्टेंट दूंगा, कांस्टेंट को मैं यहां रिप्लेस करने वाला हूं, के से नहीं करूंगा, इसका जो नोटेशन रहेगा वो आपका रहेगा म्यू, ठीक है। तो यहां पे म्यू इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू, और ये क्या हो गया म्यू और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन ये स्टैटिक की कंडीशन में लग रहा है इसलिए कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू आर। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, हाँ एक मिनट, ये जो आपका ये मैंने थोड़ा सा ये नहीं दिखा स्मॉलर देन और इक्वल टू, समझ रहे। स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो आपका इसके या तो बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। यानी जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन रहेगा, अगर इस केस की बात करूं मैं तो यहां पे म्यू एस और ये आर क्या आया था मेरा एम जी, यानी म्यू एस एम जी आएगा, ठीक है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसको थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है। तो यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरा कितना है म्यू एस एम जी, बात समझ में म्यू एस एम जी। चलो हाँ सॉल्व करके आंसर मत बोलना, थोड़ा सा रुके रहना, ठीक है मैं पूछ लूंगा। एक ब्लॉक एक ठीक है ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg, जी की वैल्यू आप लोग कितना पकड़ोगे 10 पकड़ोगे, जी की वैल्यू क्या पकड़ोगे आप लोग 10 पकड़ोगे, ठीक है। और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस है 0.5 है, कितना है 0.5, कितना है आपका 0.5। चलो ठीक है बताओ इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, कितना लगेगा, कितना लगेगा 50। चलो गुड, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा 50। चलो ठीक है आया समझ में। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, कितना लगेगा उस पे, अरे म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी कितना लगेगा 50 लगेगा। चलो गुड, एक और देता हूं, के जी आंसर इसमें आ गया है आपका फोर्स स्टैटिक्स इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। इसमें ये अब मास कितना है मेरा 4 kg का, मास कितना है मेरा 4 kg का, इसमें मैं एक फोर्स लगा रहा हूं कितना 5 न्यूटन का, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहां पे म्यू एस है, ये आपका है 1, म्यू एस कितना है 1, ठीक है। बताओ हाँ कितना लगेगा, कितना होगा, हाँ अरे ये होता है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एस कितना, म्यू एस एम जी
निकालो। म्यू एस एम जी होता है ना, जी की वैल्यू 10 पकड़ लो, जी की वैल्यू आप 10 पकड़ोगे, जी की वैल्यू क्या करोगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, देखो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देख के इन दोनों को आंसर मारते हो तो दोनों आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है, ठीक है, दोनों आंसर क्या है, गलत है। अब थोड़ा देख लेते हैं, देखो अभी जो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला था, एफ एस जो मैंने लिखाया था, एफ एस ये लिखाया था स्मॉलर देन या इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एम जी होगी, म्यू एस एम जी, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब इतना तक अपने आप को सेल्फ, इतना तक अपने आप को ले जा सकता है। यहां पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो यहां पे क्या होगा, क्या होगा, यहां पे क्या होगा, तो यानी यहां पे एफ एस क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। अरे फ्रिक्शन फोर्स कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई फोर्स लगाओगे तभी तो, उसी को तो रिस्पॉन्स करता है, तो यहां पे तो मैं कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, तो यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, 0। चलो यहां की बात करता हूं, यहां पर अगर आप निकालोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर निकालोगे आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे तो म्यू एस एम जी आपने कर दिया, म्यू एस को 1, एम को 4 और जी को 10 रख के कितना 14 न्यूटन, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन ये अब बताओ अगर रिएक्शन फोर्स मेरा 40 न्यूटन लगना शुरू हो गया तो इधर की तरफ 5 मूव करना शुरू हो जाएगा, नहीं कर जाएगा, यानी कुल मिला के यहां पे जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा क्या होगा, 5 न्यूटन ही होगा, समझ गए, 5 न्यूटन ही होने वाला है, समझ में आया। अरे वेलोसिटी आ गई चाहे कुछ भी आ गया, छोड़ना, वो देखना कितना फोर्स लग रहा है, अरे जितना इसमें फोर्स लगाओगे उसी को तो अपोज करने के लिए उसको रोकेगा। अभी देखते हैं वेलोसिटी वाला भी देखते हैं, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखो अब यहां पे क्या है, लेट सपोज कि एक ब्लॉक है और इसमें मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और जैसे मैं इसे फोर्स अप्लाई किया तो इसके पास मान लो ये कुछ मतलब इसके पास कुछ मोशन आ गया, ये अपना मूव करना शुरू कर दिया। तो इस केस में ऐसे लेट सपोज करो कि आप साइकिल चला रहे हो, हाँ साइकिल चला रहे हो, तो पहले तो फोर्स जब लगाए तो साइकिल मूव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद तो साइकिल रुक भी जाती है, कुछ समय बाद साइकिल तो रुक भी जाती है ना, तो जब आपकी साइकिल रुक जाती है तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन लगा होगा, फ्रिक्शन लगा होगा। उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है, जब बॉडी रुकी हुई है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, हाँ कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन होगा। अरे वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन ही तो होगा कि कुछ अलग होगा। तो वो जो आपका पार्टिकुलर जो फ्रिक्शन होने वाला है वो आपका काइनेमेटिक फ्रिक्शन ही होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो यानी जब कोई बॉडी जब मोशन में रहती है, जब कोई बॉडी मोशन में रहती है और उसको मोशन को जो फ्रिक्शन अपोज करता है उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो लिख दो, उसी से डेफिनेशन लिखना है, व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन, व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन देन फ्रिक्शन, चलो लिख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी इज इन
when a body is in motion, then friction force act on the body is called फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में था, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो क्या थी? सेल्फ एडजस्टिंग थी। सेल्फ एडजस्टिंग थी कि नहीं थी? मतलब जीरो से लेकर और कुछ मैक्सिमम म्यू आर, म्यू एस आर होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू आर। हाँ, तो उसकी जो वैल्यू थी, देखो हाँ एक चीज मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की, अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन देखा था, तो कभी भी इस चीज को आप मत रखना, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी, ये वाला फार्मूला लिखते हो। अगर इस फार्मूले को आपने दिमाग में सेटअप कर दिया, इस फार्मूले को अगर दिमाग में सेटअप कर दिया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो सकता है। मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। मैं जानता हूँ क्या रखना है। अगर इस फार्मूले को आप दिमाग में रख के चलते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम आंसर गलत हो सकता है। जो ओरिजिनल फार्मूले को ही रखना बस, एफ एस इक्वल टू क्या? म्यू हाँ एस इंटू क्या? नॉर्मल। क्योंकि इस पार्टिकुलर केस में आर इक्वल टू किसके बराबर था? एम जी के बराबर था, पर हमेशा एम जी के बराबर ये नहीं होगा, अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हाँ, when a body is in motion, then friction force act on the body is called kinetic friction। यानी उस कंडीशन में जो भी फ्रिक्शन उस पर एक्ट होगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। अब चलो देखते हैं, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये इसमें ये वाला सिंबल कुछ यूज नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा सिंबल नहीं यूज करेंगे इसमें। डायरेक्ट हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? इक्वल टू का यूज करेंगे। ठीक है, म्यू के आर, समझ में आया? म्यू के आर, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, समझ? मोशन के समय ये वाला लगता है। क्लियर हो गया? अब एक थोड़ा सा ग्राफ देख लो, उसके बाद और क्लियर होगा। ठीक है, एक ग्राफ देखो, उसके साथ साथ आपका क्लियर और हो जाएगा। इन तीनों का थोड़ा सा मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलो चलो, अच्छा एक बताओ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब, हाँ, जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करूं, एक एक्सटर्नल फोर्स क्या है? इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट कौन सा होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में, अप्लाइड फोर्स के बीच में, तो एक्स एक्सिस पे किसको रखूंगा? एक्सटर्नल फोर्स को। गुड, एक्स पे किसको रखूंगा मैं? एक्सटर्नल फोर्स को, क्योंकि वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और ये आपका क्या हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूं, जैसे यहां पे देखो, एक ब्लॉक पे, यहां से देखो, मैं 0 न्यूटन से 11 न्यूटन तक ले गया, 11 न्यूटन तक ले गया हूं। 0 न्यूटन से 11 न्यूटन तक ले गया हूं, क्या होगा? ये मूव किया है क्या? और 11 न्यूटन उसमें क्या है? उसमें
लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से यानी देखो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स और वैसे वैसे जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा यहाँ से 0 to 11 पहुँचूंगा, वैसे वैसे क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो यानी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स में बढ़ाऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा। और थोड़ा सा लिमिटिंग पे जाके थोड़ा सा इसका नेचर कर्वी हो जाता है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम यहां तक इंक्रीज किया है, यहां तक इंक्रीज किया है, और उसके बाद क्या होगा, अब यहां के बाद क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, मूव करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी आप फील किए होगे कि मान लो किसी गाड़ी उड़ी को अगर कभी धक्का दिए होगे या किसी बोरे को खींचे होगे, घर पे गेहूं चावल के किसी भी बोरे को खींचोगे, तो आपको ये पता चलता होगा कि जब तक वो मोशन में नहीं है तब तक मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जैसे ही वो मोशन में आ जाता है तो फोर्स मुझे क्या करना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है। ऐसी कुछ फीलिंग होती है, होती है कि नहीं होती है। किसी गाड़ी को भी धक्का दो तो जब तक वो मोशन में नहीं है तब तक तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मोशन में आ गए तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, नहीं ऐसा इसलिए होता है, ठीक है ठीक है, नहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मान लो बराबर लगता तो बराबर ही हमको उतना फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग मोशन में आते हैं वैसे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बात समझ आया, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ऐसे किसी आप बोरे को खींच रहे हो, जब तक वो नहीं खींचा है, जब तक वो मोशन में नहीं है तब तक तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उधर फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। पर जैसे ही वो मूव किया तो जो फ्रिक्शन फोर्स पहले मान लो आपका 100 न्यूटन लग रहा था, अब कितना लग गया, अब 90 न्यूटन पे आ गया। उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। यानी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहां तक कर्व जाता है और यहां के बाद ये क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचा, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचा, और यहां के बाद क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया, और फिर क्या हो गया, ये कांस्टेंट बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। यानी अब मैं कितना भी फोर्स बढ़ा दूं, मतलब कार आपकी कितनी मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है या 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, दोनों केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्या होगा, मेरा सेम लगने वाला है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या, अप्लाइड फोर्स। समझ गए ना, जितना भी या अप्लाइड फोर्स बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, अप्लाइड या उसकी मूविंग वेलोसिटी। तो ये मेरा केस हो गया, तो ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये क्या हो गया, मेरा अप्लाइड फोर्स हो गया। ये फ्रिक्शन जो मेरा कहलाएगा, ये वाला, ये मेरा क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी क्या कहलाएगी, मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और यहां से लेकर देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कराएगी, और यहां से लेकर और इससे यहां से लेकर और यहां तक ये क्या कहलाएगी, मेरी ये पूरी मेरी क्या कहलाने वाली है, ये मेरी पूरी की पूरी क्या कहलाने वाली है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन की होता है केस। तो यहां से लेकर यहां तक क्या करेगा, इस पूरे रेंज को मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस टॉप को मैं क्या बोलूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो होगा ठीक है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो मेरा कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, तो मोशन नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है ये अपोज करता है, अगर मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है तो केले के छिलके पे चल के देखो, फ्रिक्शन फ्री है। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो सिर्फ गिरे हुए, गिर सकते हो, खड़े नहीं हो सकते। मोशन को अपोज करता है लेकिन मोशन को सपोर्ट भी यही करता है। अभी हम लोग देख लेंगे उसमें, थोड़ा सा अभी आगे चल के देखेंगे, 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां बताना, एक थोड़ा सा क्वेश्चन करो आप लोग।
60 डिग्री, ठीक है। टेन के जी, ठीक है। जी को मैंने क्या ले लिया, जी को आप एज्यूम कर लो क्या 10 रख लो, जी को क्या कर लो, जी को कितना कर लो 10 न्यूटन कर लो, ठीक है। जी को अरे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब यहां बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? जीरो, जीरो। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ म्यू, हाँ म्यू ऐसा आप पकड़ लो यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा? लेकिन फोर्स लग नहीं रहा है, फोर्स लग नहीं रहा है लेकिन फोर्स लगेगा। अरे कितना हो जाएगा? कितना होगा? नीचे जाएगा और उतना ही ऊपर जाएगा, फोर्स आगे की तरफ लगेगा, नॉर्मल फोर्स अरे उसका सिंपल सा फार्मूला लिखो। चलो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम हो जाएगा 100, मैक्सिमम 100। चलो देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल तो ये जगह नॉर्मल क्या होगा? देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एम जी, एक इधर में क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये मतलब ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? ये जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, तभी तो ये ब्लॉक का पार्टिकल में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। अगर ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ जाएगा। दोनों बराबर हैं तो ये आपका इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूँ, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर। देखो अगर म्यू एस इंटू आर और म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस क्या 1 और आर क्या एम जी कॉस थीटा। तो कौन सा नेगेटिव फ्रिक्शन? अरे वो सबको छोड़, अरे ये रिएक्शन जो है समझ गए ना। चलो तो एम जी, एम कितना 10, और ये कितना जी कितना 10, और कॉस कितना कॉस 60 डिग्री 1/2 क्या आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बोला था, देखो यानी आपने फार्मूला क्या लगाया म्यू एस आर। अगर यहीं पे आप फार्मूला ये वाला लगा देते डायरेक्ट आ करके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एम जी, समझ गए ना, म्यू एम जी, और ये ऑप्शन मार के भी सही चले आओगे 1 और एम कितना 10 और जी कितना 10, 100 न्यूटन, ठीक है। चलो इस पे बताओ, इस पे हाँ इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है अब बता दो मुझे। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? हाँ और पता नहीं इस पे स्टैटिक लगेगा कि मतलब वो लगेगा, चलो काइनेमेटिक लगेगा। इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? हाँ इस ब्लॉक पे हाँ एम जी साइन। अब एम जी साइन थीटा की वैल्यू देख लेना, समझ गए ना। अगर उससे ज़्यादा हो गया तब तो वही रहेगा, और कम हो गया तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये 10 है, 10 100 साइन 60 डिग्री √3/2 यानी कि 50 √3